सीजी शिक्षा में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे फिर पिछले वीडियो में अध्याय 2 का पार्ट 3 2C पढ़ रहे थे, जो था किंगडम कवक। उसमें हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था कवक जगत में जो जंतु होते हैं, जो कवक जगत के जो जीव होते हैं, उन जीवों में प्रजनन कैसे होता है, पोषण विधि क्या होता है। तो प्रजनन में हम लोगों ने कहाँ तक देखा था, वर्धी प्रजनन और अलैंगिक प्रजनन। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे लैंगिक प्रजनन। तो लैंगिक प्रजनन क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कवकों में जो लैंगिक प्रजनन होता है वो 2 स्ट्रैंड वाले केंद्रक जो न्यूक्लियस होता है, उसमें 2 स्ट्रैंड वाले जो केंद्रक होते हैं, उसके माध्यम से लैंगिक प्रजनन कवकों में होता है। उनका जो संयुग्मन होता है उसके फलस्वरूप ही लैंगिक प्रजनन की प्रक्रिया होती है। इनमें कितनी अवस्थाएं होती हैं, तो 3 अवस्थाएं होती है। ठीक है, पहला है प्लाज्मोगेमी या लैंगिक प्रजनन की प्रथम अवस्था होती है, जिसमें क्या होता है, 2 कोशिकाओं में प्रोटोप्लास्ट का संविलियन होता है। मतलब जो 2 कोशिकाएं होती है उनके जो प्रोटोप्लास्ट होते हैं वो आपस में जुड़ जाते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, प्लाज्मोगेमी। फिर दूसरा है कैरियोगेमी। कैरियोगेमी जो होता है वो लैंगिक प्रजनन की दूसरी अवस्था है, द्वितीय अवस्था जिसको बोलते हैं, सेकेंड स्टेप जिसको बोलेंगे। इसमें क्या होता है, इसमें नाम से स्पष्ट है कैरियोगेमी, है ना। कैरियो से क्या होगा, आपका केंद्रक बना न्यूक्लियस, जिसमें केंद्रकों का आपस में संलयन होता है। ठीक है, तो जब 2 केंद्रकों का आपस में संलयन होता है उसको क्या बोलते हैं, कैरियोगेमी। इसके बाद क्या होता है, निम्न वर्ग के कवकों में प्लाज्मोगेमी के पश्चात क्या होता है, कैरियोगेमी की क्रिया होती है। पहले प्लाज्मोगेमी होगा, मतलब प्रोटोप्लास्ट संलयन होगा, देन उसके बाद क्या होगा, कैरियोगेमी होगा, केंद्रकों में संलयन होगा। उच्च कवकों में क्या होता है, इन जब दोनों का प्रोसेस होता है उनके मध्य में क्या होता है, अंतराल होता है। अंतराल का मतलब क्या होता है कि जब पहले प्लाज्मोगेमी होता है उसके कुछ समय के पश्चात क्या होता है, कैरियोगेमी की प्रक्रिया होती है। लेकिन जो निम्न कवक जो होते हैं, निम्न वर्ग के जो कवक होते हैं, उनमें एक के बाद एक तुरंत हो जाता है, उनके बीच में समय नहीं लगता। प्लाज्मोगेमी के पश्चात जो होता है केंद्रकों के युग्म बनते हैं। ठीक है, जो केंद्रक है उनके युग्म बनेंगे, जिन्हें क्या बोलते हैं, डाइकैरियन कहते हैं। ऐसी स्थिति में इन दोनों केंद्रकों का संविलियन क्या होता है, बाद में होता है। इसके बाद क्या होता है, इसमें अर्धसूत्रण। केंद्रकों के संलयन के पश्चात अर्धसूत्री विभाजन होता है। ठीक है, जब संलयन होता है उसके पश्चात अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है, गुणसूत्रों की संख्या आधी या अगुणित हो जाती है। अर्धसूत्री विभाजन में क्या होता है, एक पेरेंट सेल से 2 डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होता है। यह अगुणित अवस्था में लैंगिक प्रजनन की तीसरी अवस्था है। जो अगुणित अवस्था होती है, मतलब जो एन वाली, ये डिप्लॉइड से क्या हो गई, हैप्लॉइड हो गई, है ना। तो जो हैप्लॉइड वाली अवस्था होती है, जो अगुणित अवस्था होती है, डिप्लॉइड और द्विगुणित अवस्था से अगुणित अवस्था में हुई, किसके कारण, तो अर्धसूत्रण के कारण, मियोसिस डिवीजन के कारण। इसको क्या बोलते हैं, 3rd फेज बोलते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का 3rd फेज क्या होता है, मियोसिस। फर्स्ट फेज होता है आपका प्लाज्मोगेमी, देन सेकेंड फेज होता है कैरियोगेमी, देन 3rd फेज होता है मियोसिस डिवीजन। क्लियर। कवकों को 3 लैंगिक श्रेणियों में विभक्त किया गया है। पहला है एक लिंगाश्री, मोनोसियस। इनमें क्या होता है, इन कवकों में कुछ सुकाए होते हैं, थैलस जो होते हैं वो नर जननांग, या फिर कुछ जो होते हैं वो मादा जननांग का रूप धारण कर लेते हैं। ऐसी अवस्था को क्या बोलते हैं, आकारिकीय भिन्न जालिकता, मार्फोलॉजिकल हेटेरोथैलिस्म कहते हैं। मार्फोलॉजिकल हेटेरोथैलिस्म किसको बोलते हैं, एक लिंगाश्रय में क्या होता है, कुछ जो थैलस होते हैं, सुकायवत जो रचना होती है कवकों की, उसमें क्या होते हैं, कुछ जो होते हैं वो नर गैमेट के जैसे बिहेव करने लगते हैं, नर जननांग के जैसे बिहेव करने लगते हैं, और कुछ जो होते हैं वो मादा जननांग के जैसे बिहेव करने लगते हैं। ठीक है, तो जो नर जननांग और मादा जननांग होते हैं उसमें क्या होता है, जो अवस्था को आकारिकीय जालिकता, मतलब जो उनका जाल होता है, कवक तंतुओं का जाल होता है, उसमें जो आकारिकीय भिन्नता होती है उसको क्या बोलते हैं, आकारिकीय भिन्न जालिकता, मॉर्फोलॉजिकल हेटेरोथैलिज्म। दूसरा है उभयलिंगाश्रय, डाइसियस। इन कवकों में नर तथा मादा जननांग एक ही सुकाय पर स्थित होते हैं। मोनो मतलब क्या हो गया, मोनो का मतलब ही होता है एक, नाम से स्पष्ट है एक लिंगाश्रयी। इसमें दोनों क्या होंगे, जो नर जननांग और मादा जननांग होगा वो अलग अलग सुकाय पर स्थित होगा। लेकिन इसमें बोला है डाइसियस, उभय लिंगाश्रयी। इसमें क्या हो रहा है कि जो नर और मादा जननांग होते हैं वो एक ही थैलस पर स्थित होते हैं, अर्थात उभयलिंगी, हर्माफ्रोडाइट और बाइसेक्सुअल होते हैं। इसको क्या बोलते हैं, उभयलिंगाश्रयी।
ठीक है। फिर थर्ड है कि लैंगिक रूप से अविभेदित, सेक्सुअली अनडिफरेंशिएटेड, ठीक है। इसमें क्या होता है, इनमें कवकों के जो जननांगों का विभेदन होता है वो नहीं हो पाता। जैसे हम लोगों ने क्या बोला, एक लिंगाश्रयी में वो नर जननांग और मादा जननांग अलग अलग सुकाय पर होते हैं। देन उसके बाद हम लोगों ने उभय लिंगाश्रयी पढ़ा, जिसमें क्या होता है एक ही सुकाय पर दोनों की संरचनाएं उपस्थित होती है। लेकिन जो थर्ड है लैंगिक रूप से विभेदित अविभेदित, मतलब इसमें क्या होता है, इसमें लिंगों का विभेदन करना, मतलब उनकी जानकारी प्राप्त नहीं होती, डिफ्रेंसिएशन नहीं कर सकते हम लोग, उनमें जो विभिन्नताएं हैं उसको नहीं बता सकते। क्यों? इसको क्या होता है, लैंगिक क्रिया जो होती है वो दैहिक कवक तंतुओं द्वारा सोमैटिक हाइफिस द्वारा संपन्न होती है। कवकों के जो जननांग होते हैं युग्म धानियां कहलाती है। कवकों में जो जननांग होते हैं उसको क्या बोलते हैं, युग्म धानियां, या इंग्लिश में बोलेंगे गैमेटेंगिया, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, ये युग्मकों के में गैमेट का निर्माण करते हैं। ये जो युग्मक क्या होता है, युग्मक धानियां जो होती है वो कवकों में किसका निर्माण करती है, तो युग्मक का निर्माण करती है। आकारिकीय रूप से समान युग्मक धानियां जो होते हैं, मतलब एक जैसे होते हैं, जो एक जैसे दिखाई देते हैं, एक जैसे शेप और साइज के होते हैं, है ना, वो क्या कहलाते हैं, समान युग्मक धानियां या समयुग्मक धानियां कहलाते हैं। नाम से स्पष्ट है कि समयुग्मक धानियां किसे बोलेंगे, तो जो आकारिकीय रूप से सेम होते हैं, शेप और साइज में सेम होते हैं। फिर जो भिन्न होते हैं, इसके रूप मतलब इसका जो विपरीत होता है, अगर इसका हम लोग उल्टा देखेंगे तो जो भिन्न होते हैं उसको क्या बोलेंगे, विषम युग्मक धानियां। इसमें विषम युग्मक पाए जाते हैं। नर युग्मक धानी को पुधानी बोलते हैं, जो नर युग्मक धानी होता है उसको क्या बोलते हैं, पुधानी या एंड्रोशियम बोलते हैं। तथा जो मादा युग्मक धानी होता है उसको क्या बोलते हैं, गैमेटेशियम या फिर मादा युग्मक धानी, उसको क्या बोलेंगे, ओगोनियम, अंडधानी, उगोनियम बोलेंगे। और जो नर युग्मक धानी होता है, जो नर युग्मक धानी होता है उसको क्या बोलते हैं, एंड्रोशियम अर्थात पुधानी। और जो मादा गैमेट होता है, मादा युग्मक धानी होता है उसको क्या बोलेंगे, अंडधानी, ओगोनियम कहते हैं। एस्कोमाइकोटीना में अंडानी जो होता है वो एस्कोमोनियम कहलाती है। अंड जो होता है किसमें, एस्कोमाइकोटीना नामक जो कवक होता है, एस्कोमाइकोटीना नामक जो कवक होता है उसमें जो अंड होता है उसको क्या बोलते हैं, एस्कोमोनियम कहते हैं। बेसिडियोमाइकोटीनिया जो होता है उसमें सुस्पष्ट युग्मक धानियों का अभाव होता है। जो दूसरा प्रकार का कवक नाम बताया जा रहा है यहाँ पे, क्या, बेसिडियोमाइकोटीना, इस जो कवक होता है उसमें स्पष्ट युग्मक धानियों का अभाव होता है। तथा यूटेरोमाइकोटीना जो होता है, यूटेरोमाइकोटीनिया जो होता है उसमें क्या होता है, जो युग्मक धानी होता है उसका पूर्णतः अनुपस्थित होता है, ठीक है। कवकों में लैंगिक जनन के प्रकार। कवकों में लैंगिक जनन की कितनी विधियां बताई जा रही हैं हमको, कवकों में लैंगिक जनन की 5 विधियां बताई जा रही है। कौन कौन सी 5 विधियां है देखते हैं। पहला है प्लेनेगोटेमी, संयुग्मन, ठीक है। इस प्रकार के लैंगिक प्रजनन में क्या होता है, चल युग्मकों का संयुग्मन होता है। चल युग्मकों का तात्पर्य क्या है, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रचलन कर सकते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं, ऐसे युग्मकों को चल युग्मक कहते हैं। और उनमें संयुग्मन होना क्या कहलाता है, प्लेनोगैमेटिक संयुग्मन। ये 3 प्रकार का हो सकता है। क्या क्या होता है, समयुग्मन, आइसोगैमस। इस लैंगिक जनन में क्या होता है, आकारिकीय रूप से 2 समान युग्मकों के बीच संयोजन होता है। मतलब जो 2 गैमेट होते हैं, जो 2 युग्मक होते हैं वो आकार में क्या होते हैं, एक जैसे होते हैं। और जब एक जैसे होते हैं तो उनके बीच जो संयोजन होता है उसको क्या बोलते हैं, समयुग्मक। उदाहरण के लिए है सिनकाइट्रियम, फिर है असंयुग्मन, एनआइसोगेमी। इस लैंगिक जनन में आकारिकीय तथा प्रकार्यात्मक रूप से भिन्न 2 असमान युग्मकों का संयोजन होता है। इस लैंगिक में क्या होता है, इस लैंगिक जनन में क्या होता है, आकार जो होता है वो अलग अलग होता है। 2 युग्मकों का आकार जो होता है तथा जो प्रकार होता है वो क्या होता है, अलग अलग प्रकार का होता है, ठीक है। उसमें संयोजन होता है, उदाहरण के लिए एलोमाइसिस। फिर है कवकों में लैंगिक प्रजनन। युग्मक धानी संपर्क द्वारा किस किस माध्यम से होता है देखते हैं। आइए देखते हैं कि हम लोग कवकों में लैंगिक प्रजनन किस माध्यम से होता है। फर्स्ट है आपका युग्मक धानी संपर्क द्वारा, जिसको हम लोग बोलेंगे गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट। कलिकायन द्वारा सोमेटोगैमी बोलते हैं, जिसको पुंवचरण द्वारा स्पर्मेटाइजेशन बोलते हैं। प्लेनो युग्मन द्वारा
दूसरा है युग्मक धानीय संपर्क द्वारा। अधिकांश कवकों में नर तथा मादा युग्मक धानियाँ जो होती है वो सीधे एक दूसरे के साथ मिलकर संयुग्मित हो जाती है। और जो नर युग्मक धानी होता है और जो मादा युग्मक धानी होता है, तो नर युग्मक धानी कहाँ चला जाता है, मादा युग्मक धानी में चला जाता है, और इसके बाद उसका संलयन मादा युग्मक से होता है। जब नर युग्मक धानी मादा युग्मक धानी के अंदर जाता है तब दोनों में क्या होता है, संलयन होता है। उसके पश्चात क्या होता है, जो नर युग्मक धानी होता है वो अपने आप नष्ट हो जाता है। ठीक है, उदाहरण के लिए एल्ब्यूगो। युग्मक धानीय सायुज्यन, इस लैंगिक जनन में नर और मादा जो होते हैं वो दो युग्मक के जैसे बिहेव करते हैं। उनका जो संपूर्ण भाग होता है उनमें संयोजन होता है, जुड़ता है। ठीक है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, जाइगोस्पोर का निर्माण होता है। जब दोनों का पूरा बॉडी संयोजन में भाग लेता है, संलयन में भाग लेता है, तो जब संलयन में भाग लेता है तो उसके फलस्वरूप क्या होता है, उसका जो परिणाम होता है, मिलने के परिणाम स्वरूप जाइगोस्पोर का फॉर्मेशन होता है, जाइगोस्पोर का निर्माण होता है। उदाहरण के लिए म्यूकर और राइजोपस। फिर है स्पर्मेटाइजेशन। इसमें क्या होता है, जो अचल पुमंग जो होता है, इसको अचल पुंपड़ू युग्मक भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, जो उच्च वर्गीय कवक होते हैं अर्थात कुछ एस्कोमाइसिटीज तथा बेसिडियो माइकोसिटीज में क्या होता है, जो जननांग होता है वो स्पर्मेटिया बनाते हैं, अचल पुंपड़ू बनाते हैं। क्या बनाते हैं, स्पर्मेटिया बनाते हैं। जो मादा युग्मक धानी से ग्राहसूत्र या मादा युग्मक धानियों से जो जाल होते हैं उनको कीटों के माध्यम से, कीटों के कारण क्या करते हैं, संपर्क में लाते हैं। संपर्क स्थल जो होती है, जो जहाँ पे संपर्क होता है, तो जो संपर्क लाने का कार्य किसी न किसी झिल्ली से या फिर किसी न किसी संपर्क से होगा, तो क्या होगा, जो माध्यम होता है वो संपर्क होने के पश्चात धीरे धीरे अपने आप गलकर नष्ट हो जाती है तथा नर युग्मक की अंतर वस्तुएं कहाँ चली जाती है, मादा जननांग में चली जाती है। उसके पश्चात उन दोनों में क्या हो जाता है, पूर्ण संलयन की क्रिया होती है। उसका उदाहरण है पिक्सनिया आदि। इसको क्या बोलते हैं, स्पर्मेटाइजेशन। ये तो हो गया आपका कवकों में लैंगिक जनन की बात। अब देखते हैं कि लैंगिक जनन की क्षमता का ह्रास कैसे होता है। कुछ कवकों में लैंगिक गुणों का धीरे धीरे ह्रास होना शुरू हो गया है, जिसमें से क्या होता है, निम्न वर्ग से उच्च वर्ग के लक्षण देखते हैं, है ना। तो इनकी जो जनन क्षमता होती है, निम्न वर्ग से अगर उच्च वर्ग की ओर जाते हैं तो इनकी जो जनन क्षमता होती है वो धीरे धीरे कम होती गई। क्यों, क्योंकि जो इसमें क्या होता है, इसमें लैंगिक प्रजनन नहीं पाया जाता। कवक जो केवल अलैंगिक प्रजनन की विधि से बहुविखंडन अथवा कोनिडिया द्वारा जनन करते हैं। क्यों, स्पर्मेटाइजेशन के बाद क्या है, हमारा एक टॉपिक छूट गया था, उसमें यह है कि सोमेटोगेमी। ठीक है, सोमेटोगेमी में क्या होता है, अत्यधिक विकसित कवकों एस्कोमाइसिटीज जो होते हैं या फिर बेसिडियोमाइसिटीज जो होते हैं, उनके सदस्य में क्या होता है, जो लैंगिक जननांग होते हैं वो सामान्यतः स्पष्ट नहीं होते हैं तथा दो सामान्य जो कोशिकाएं होती है वो केंद्रक के संयुग्मन से युग्मंच का निर्माण करते हैं। जो दो सामान्य कोशिकाएं होती है उनका जो केंद्रक होता है उनमें संयोजन होता है, उनमें संलयन की क्रिया होती है, और उन दोनों में जब संलयन की क्रिया होती है तो किसका निर्माण होता है, एक नए जनन का युग्मज का निर्माण होता है। ऐसे जनन को क्या बोलते हैं, सोमेटोगेमी कहते हैं, जैसे कि मॉर्केला एगेरिकस आदि। देन उसके बाद है कि लैंगिक जनन क्षमता का ह्रास। लैंगिक जनन क्षमता का ह्रास कैसे होता है, कवकों में लैंगिक गुणों का धीरे धीरे ह्रास होता है। क्यों, क्योंकि जो निम्न वर्गीय जंतु होते हैं उनमें लैंगिक जनन की क्रिया होती है, लेकिन जो उच्च वर्गीय जंतु होते हैं, उच्च वर्गीय जंतु नहीं बोलना चाहिए, उच्च वर्गीय जो कवक होते हैं वो क्या होंगे, उनमें अलैंगिक प्रजनन की क्रिया होती है। अलैंगिक प्रजनन किस विधि द्वारा होगा, द्विविखंडन या कोनिडिया की विधि द्वारा। तो द्विविखंडन और कोनिडिया की विधि द्वारा क्या होता है, उनमें बार बार विखंडन होता है और उनके जो टुकड़े होते हैं वो धीरे धीरे छोटे होते जाते हैं। इस कारण क्या होता है, उनमें लैंगिक क्षमता का ह्रास होने लगता है। क्लियर। हम लोगों ने पुराने चैप्टर में पढ़ा था शैवाल के बारे में, और इसके बाद पढ़ा है हम लोगों ने कवक के बारे इस चैप्टर में। ठीक है, तो अब देखते हैं कि शैवाल और कवक उन दोनों में कैसे कैसे विभिन्नताएं होती हैं और कौन कौन सी विभिन्नताएं होती है, देखते हैं।
फर्स्ट है वर्णक युक्त लवकों की उपस्थिति के कारण ये रंगीन तथा प्रायः हरे होते हैं। जो शैवाल होते हैं, जो एल्गी होते हैं, उनमें क्या होता है, वर्णक प्रेजेंट होता है। और जो वर्णक होने के कारण क्या होता है, वो प्रकाश संश्लेषण के लिए भी उपयुक्त होते हैं और क्या होते हैं, रंगीन होते हैं, कलरफुल, क्योंकि वर्णक जो होता है वो रंगीन होता है ना, अलग अलग कलर का होता है इसलिए। और कवक जो होता है उसमें क्या होता है, वर्णकीय प्लास्टिड की अनुपस्थिति के कारण ये रंगहीन होते हैं। इनमें वर्णक की अनुपस्थिति होती है, वर्णक नहीं पाया जाता है, इसलिए ये क्या होता है, रंगहीन होता है। पर्णहरिम की उपस्थिति होने के कारण जो शैवाल होता है वो अपना भोजन स्वयं बना लेता है, मतलब प्रकाश संश्लेषण की सहायता से स्वयं का पोषण का निर्माण खुद कर लेता है। लेकिन इसमें विषमपोषी होता है, क्यों? क्योंकि इसमें पर्णहरिम उपस्थित नहीं होता है, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भाग नहीं लेता है। ये प्रायः क्या होते हैं, स्वतंत्र जीवी, या कुछ परिस्थितियों में जो होते हैं लाइकेन जो होते हैं वो क्या होते हैं, विषम जीवी भी होते हैं और एक दूसरे के साथ सहजीविता भी प्रस्तुत करते हैं। लेकिन जो कवक होता है वो क्या होता है, मृतोपजीवी होता है या फिर परजीवी होता है। इनकी जो कोशिका भित्ति होती है शैवालों की, उसमें काइटिन का अभाव होता है, उनकी कोशिका भित्ति में काइटिन का अभाव होता है। लेकिन जो कवक होते हैं उनकी कोशिका जो भित्ति होती है उनमें काइटिन जो होता है वो मुख्य रोल निभाता है, मुख्य भूमिका अदा करता है। इसमें भोज्य पदार्थ स्टार्च के रूप में संचित रहता है। जो शैवाल होते हैं उसमें जो भोज्य पदार्थ होता है वो स्टार्च के रूप में संचित होता है, और इसमें जो भोज्य पदार्थ होते हैं वो ग्लाइकोजन या तेल की बूंदों के रूप में संचित होते हैं। किसमें? तो कवक में। उदाहरण है, शैवाल का उदाहरण है स्पाइरोगाइरा और यूलोथ्रिक्स एक्टोकार्पस आदि। इसका उदाहरण है राइजोपस एगेरिकस पक्सिनिया आदि। इसके आगे देखते हैं कवक जगत। कवक जगत को कितने भाग में बांटा गया है, कवक जगत को कैसे कैसे डिवाइड किया गया है, मतलब कैसे कैसे भागों में विभक्त किया है, देखते हैं। जो परपोषी यूकेरियोटिक कोशिका भित्ति युक्त या कोशिका भित्ति रहित जीव होते हैं उनको दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला डिवीजन है प्रभाग एक, जिसको बोलेंगे मिक्सोमाइकोटा। क्या बोलेंगे? मिक्सोमाइकोटा। प्रभाग 2 है जो, उसको क्या बोलेंगे? यूमाकोटा। क्या बोलेंगे? यूमाकोटा। ठीक है, तो प्रभाग 1 जो है मिक्सोमाइकोटा, इसमें क्या होता है, इसके जो शरीर होती है उनमें जीव द्रव्य जो होते हैं वो नग्न समूह के बने होते हैं, मतलब उनमें जो कोशिका भित्ति का अभाव होता है, इसलिए जीव द्रव्य जो होते हैं उनमें झिल्ली का मतलब जो उनका आवरण होता है वो क्या होता है, दृढ़ नहीं होता है। ठीक है, हम लोगों ने अभी यही पढ़ा, कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। उदाहरण है औपंक कवक, डिक्टियोस्टेलियम, फारसेरम, प्लाज्मोडियोफेरा आदि। ठीक है, फिर प्रभाग 2 जो है वो क्या है, यूमाकोटा। यूमाकोटा को 2 भागों में डिवाइड किया गया है सत्य कोशिका भित्ति की उपस्थिति के आधार पर। इसमें क्या है कि जो कोशिका भित्ति होती है उसकी उपस्थिति के आधार पर इसको 2 भागों में विभक्त किया गया है। पहला है कवककाय एवं कोशिकीय चल बीजाणु के रूप में। जो कोशिका भित्ति होता है वो क्या होता है, इनका जो कवककाय होता है वो क्या होता है, कोशिकीय चल बीजाणु के रूप में होता है या फिर संकोशिकीय कवक तंतु के रूप में। देन दूसरा जो पार्ट है वो क्या बोलता है कि अच्छा, कवककाय कोशिका भित्ति चल बीजाणु के रूप में जो होता है, कोशिका भित्ति जो होता है वो चल बीजाणु के रूप में होता है या संकोशिकीय कवक तंतु के रूप में होता है। उसको भी आगे चलकर 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, पहला है चल बीजाणु का निर्माण और कवक तंतु यदि उपस्थित हो तो संकोशिकीय। ठीक, और दूसरा है चल बीजाणु अनुपस्थित होता है इसमें। फिर दूसरा है संकोशिकीय कवक तंतु होता है। फिर है लैंगिक जनन पश्चात जाइगोस्पोर का निर्माण होता है। जब लैंगिक जनन की प्रक्रिया होती है तो जाइगोस्पोर का निर्माण होता है। युग्मक धानीय संयोजन द्वारा लैंगिक जनन होता है। अब इन दोनों भाग बांटे गए हैं, दोनों के आधार पर इनको भी अलग अलग उप प्रभागों में बांटा गया है। तो चल बीजाणु निर्माणु तथा कवक तंतु और उनमें लैंगिक जनन जो होता है, उसके पश्चात जो उस पोष का निर्माण होता है, उस पोष के निर्माण के आधार पर इनको कई उप प्रभागों में बांटा है। तो पहला उप प्रभाग क्या है, मैस्टिगोमाइकोटिना। मैस्टिगोमाइकोटिना में क्या होता है, इसको भी कई वर्गों में बांटा गया है। जो पहला है काइट्रीडियोमाइसिटिस। काइट्रीडियोमाइसिटिस जो होता है वो कवक का एक प्रणोद कसाभिक युक्त जूस्पोर के रूप में होता है, मतलब इसका जो जूस्पोर होता है उसमें एक कसाभिका उपस्थित होता है। फिर सेकंड है हादफोकाइट्रियोडियोमाइसिटिस कवक जो होता है, इसमें क्या होता है, कोशिकीय कुर्च कसाभिक युक्त जूस्पोर्स का जो रूप में होता है, जो कसाभिका होता है वो कुर्च के रूप में उपस्थित होता है। ठीक है, उपप्रभाग जाइगोमाइकोटिना जो है,
अगर चल बीजाणु अनुपस्थित एवं सकोशिकीय कवक तंतु और लैंगिक जनन के पश्चात जाइगोस्पोर का निर्माण होता है और युग्मधानी संयोजन द्वारा लैंगिक जनन होता है, इनके आधार पर इसको कितने उपप्रभागों में बांटा गया है देखते हैं। तो इसका जो वर्ग है इसको बोलते हैं जाइगोमाइसिटीज, उदाहरण है म्यूकर, राइजोपस, पाइलोबोलस। फिर हो ओमाइसिटीज, कवक तंतु के रूप में जो स्पोर्स द्विकशाभिकीय, जिसमें एक प्रमोद कशाभिकीय हम दूसरा पूर्व कशाभिक होता है, इसको बोलेंगे पायरियम, फाइटोप्थोरा, एल्ब्यूग्यो। ये कहाँ से लिया गया है, इसको अगर आप कॉपी में बनाते जाएंगे तो ये है। इसको दो भागों में बांटा गया है। पहले क्या था, पहले देखते हैं। देखो पहले क्या था, जो परपोषी यूकैरियोटिक कोशिका भित्ति युक्त जो कोशिका भित्ति वाला होता है उसको दो भागों में बांटा गया। ठीक, डिवीजन 1 और डिवीजन 2, मिक्सोमाइकोटा और यूमाइकोटा। फिर मिक्सोमाइकोटा को हम लोग डिफाइन कर लिए, फिर यूमाइकोटा जो होता है उसको फिर दो भागों में बांटे। तो पहला भाग था कवक कायम कोशिकीय चल बीजाणु के रूप में या सकोशिकीय तंतुओं के रूप में, इसको फिर से दो भागों में बांटा गया और दो भागों में बांटने के बाद इनको दो उप भागों में भी बांटा गया, मेस्टिगोमाइकोटिना और उप प्रभाग है जाइगोमाइकोटिना। तो मेस्टिगोमाइकोटिना का जो वर्ग है उसमें है काइट्रीडियोमाइसिटीज और दूसरा है हादफोइकाइट्रिडियो। ठीक है, और जो दूसरा है जाइगोमाइकोटिना उसको भी एक वर्ग में बांटा गया, इसको बोलते हैं जाइगोमाइसिटीज। इसका उदाहरण है म्यूकर। फिर जो दूसरा था आपका वो क्या है, ओमाइसिटीज। ठीक है, इसमें क्या होता है द्विकोशिकीय, जिसमें एक प्रमोद कशाभिक दूसरा पूर्व कशाभिक होता है। इसमें जो जूस्पोर होता है उसमें क्या होता है, दो कशाभिका होता है। एक जो कशाभिका होता है वो प्रमोद कशाभिका मतलब खुला होता है और एक होता है पूर्व कशाभिका। इसका उदाहरण है पायरियम, फाइटोप्थोरा और एल्ब्यूग्यो। अब देखते हैं आगे, कवककाय बहुकोशिकीय तथा पट्ट युक्त कवक तंतु के रूप में। अगर कवककाय बहुकोशिकीय होता है, बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर बना होता है और उनमें सेप्टम होता है, पट्ट होता है एक दूसरे से जुड़ने के लिए, उस तंतु के रूप में उनको कितने भागों में बांटा गया है, तो दो भागों में। लैंगिक जनन उपस्थिति के आधार पर एस्कस या बेसिडियम का निर्माण होता है। लैंगिक जनन होता है और एस्कस और बेसिडियम का निर्माण होता है, उसको भी दो उप प्रभागों में बांटा गया है। उप प्रभाग है एस्कोमाइकोटिना और बेसिडियोमाइकोटिना। पट्ट छिद्र सरल होता है। ठीक है, इसमें क्या है, फिर दूसरा है लैंगिक जनन अनुपस्थित होता है और लैंगिक मतलब बहुकोशिकीय जो कवक होता है उस बहुकोशिकीय कवक में पट्ट युक्त जो होता है उसमें क्या होता है, लैंगिक जनन अनुपस्थित होता है। दो प्रकार के ही होते हैं, ये भी पहला है इसमें लैंगिक जनन अनुपस्थित, उसका प्रभाग है क्या, उपप्रभाग है क्या, एस्कोमाइकोटिना और दूसरा है बेसिडियोमाइकोटिना। फिर दूसरा है कि लैंगिक जनन जिसमें अनुपस्थित होता है और एस्कस और बेसिडियम का पूर्व अभाव होता है, पूर्ण अभाव मतलब इसमें एस्कस और बेसिडियम नहीं पाया जाता। इसको एक उपप्रभाग में बांटा गया है ड्यूटेरोमाइकोटिना। उदाहरण है अल्टरनेरिया, फ्यूजेरियम, कर्बुलेरिया, सर्कोस्पोरा आदि। ए है मेस्टिगोमाइकोटिना के उदाहरण, एग्जाम्पल ऑफ। अब हम लोगों ने वर्गीकरण पढ़ा, वर्गीकरण पढ़ने के पश्चात हम लोग देखते हैं कि मेस्टिगोमाइकोटिना का उदाहरण क्या है, फाइटोप्थोरा। ठीक है, फाइटोप्थोरा जो होता है वो उसके अंतर्गत सामान्य जाति, कवक का सामान्य जाति है, जिसमें फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेनस या आलू एवं टमाटर जो होता है उसमें उत्तरभावी जो अंगमारी रोग होता है, अंगमारी डिसीज होता है, उसमें क्या करता है, आलू और टमाटर में यह रोग पैदा करता है। ठीक है, फिर पर्वतीय या मैदानी क्षेत्रों में जहाँ पे पर्वत होता है या फिर जहाँ पे समतल भूमि होती है वहाँ पे क्या करता है, तापमान कम और आर्द्रता जब अधिक होता है। तापमान कब होता है, जब बरसात का दिन आता है, और आर्द्रता ज़्यादा होता है या फिर जो ठंड और बरसात के बीच का दिन होता है उसमें क्या होता है, तापमान धीरे धीरे घटने लगता है और जो आर्द्रता होती है वो बढ़ने लगती है। तो टमाटर और जो आलू होता है उसमें अंगमारी रोग को तीव्रता से फैलाता है। रोग के प्रारंभ में पत्तियां जो होती है वो काली पड़ने लगती है, उनका जो कलर होता है, रंग जो होता है पत्तियों का, वो हरा से काला होना शुरू हो जाता है। फिर क्या होता है, वो जो धब्बा धब्बा टाइप से ऐसे गोल गोल टाइप का काले रंग का दिखाई देने लगता है पत्तियों में। बाद में ये धब्बे आकार में बढ़ जाते हैं, छोटे छोटे धब्बे पहले दिखाई देते हैं, फिर ये धीरे धीरे ग्रो करके बढ़ जाते हैं और पूरी पत्ती पर छा जाते हैं, जिसके फलस्वरूप क्या होता है, जो पत्ती होता है वो मुरझाकर नष्ट हो जाता है। इस रोग के प्रभाव से आलूओं का आकार जो होता है वो छोटा हो जाता है, क्योंकि पत्तियां जो होती है वो प्रकाश संश्लेषण के कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और उनका पोषण कंप्लीट नहीं हो पाता, इसलिए आलू जो होते हैं उसका आकार छोटा हो जाता है और आलू की संख्या कम बनती है।
सन 1845 में इस रोग के कारण यूरोप की संपूर्ण आलू की फसल नष्ट हो गई थी। कब? सन 1845 में, अंगमारी रोग के कारण। इसलिए वहाँ पे क्या हुआ था? भयंकर अकाल पड़ा था। जब इससे जो संक्रमित आलू अगर पैदा भी हो गई थी तो उसमें हानिकारक रसायन पाया गया था, हानिकारक रसायन या फिर बोलेंगे पॉइजनस, जहरीला रसायन पाया गया था। जब उसका जांच हुआ तो, और उसमें क्या हुआ था? स्पोरेजिनियोफोर पत्तियों के रंध्र से बाहर आकर कोनिडियोस्पोर का निर्माण कर अपनी संख्या में तीव्रता से वृद्धि करने लगे। ठीक है, देखो ये पत्तियां हैं, पत्तियां में पहले छोटा छोटा पाया गया, फिर ये इस प्रकार का। फिर क्या हुआ? जब जांच हुआ तो जांच होने के बाद देखे कि स्पेरेंजोफोर जो है वो क्या हुआ? रंध्र बना के बाहर आ गया, और स्पोरेंजोफोर से स्पेरोंजियम का या फिर कोनिडियोफोर का निर्माण स्टार्ट हो गया। दूसरा है उदाहरण 2, ठीक है, एल्ग्यू सिस्टोपस। एल्ग्यू की सबसे सामान्य जाति है एल्ग्यू कैंडिडा। यह एक अविकल्पी परजीवी है। यह क्या करता है? क्रूसीफेरी के जो सदस्य होते हैं या फिर क्रूसीफेरी, एस्टेरेसी आदि कुलों के सदस्यों में कीट नामक रोग, व्हाइट रस्ट नामक, श्वेत कीट नामक या व्हाइट रस्ट नामक जो रोग होता है उसको उत्पन्न करता है। इस रोग के संक्रमण से पत्तियों एवं तनों में क्या होता है? चमकीली सफ़ेद अनियमित छाले सदृश रचना दिखाई देने लगते हैं। जो पत्तियां होती है उसमें क्या दिखाई देने लगता है? सफ़ेद छाले के समान जालीनुमा संरचना दिखाई देने लगता है। वो अनियमित होता है, मतलब आकार में बढ़ते जाता है। ये जो होती है मुग्धकाकार होते हैं। स्पेरेंजियोफोर कोनिडियोफोर के एपिडर्मिस के नीचे एकत्रित हो जाने के कारण जो कोनिडियोफोर होता है वो किसके नीचे? एपिडर्मिस के नीचे क्या हो जाता है? एकत्रित होता है, स्टोर होने लगता है पत्तियों के। उसके कारण छाले का निर्माण हो जाता है। जो होस्ट एपिडर्मिस होता है उसके नीचे क्या करता है? कोनिडियोफोर एकत्रित हो जाता है। ये होस्ट टिश्यू है, ये होस्ट एपिडर्मिस है, दोनों के बीच में क्या है? कोनिडियोफोर स्टोर हो गया है। इस कारण इसमें क्या हो गया? पत्तियों में छाले नुमा संरचना दिखाई देता है, और ये जो छाला होता है वो सफ़ेद रंग का दिखाई देता है, इसलिए इसको श्वेत कीट बोलते हैं या फिर व्हाइट रस्ट बोलते हैं। उदाहरण 3 है पाइथियम। पाइथियम जो होता है सबसे सामान्य जाति है। पाइथेनियम में डिबेरियम। यह कवक अनेक पौधों जैसे तंबाकू, अदरक, पपीता, गन्ना आदि में बीजांकुरों की जो मात्रा होती है, मतलब आर्द्रमारी का नामक रोग पैदा करती है। जो बीजांकुर होते हैं उसमें क्या रोग पैदा करती है? तो आर्द्रमारी नामक रोग पैदा करती है। इस रोग में बीजांकुर जो होते हैं वो भूमि से निकल नहीं पाते हैं और नष्ट हो जाते हैं। किसमें? कौन कौन से में? तंबाकू में, पपीता में, अदरक में, ककड़ी में, गन्ना में आदि। अब नेक्स्ट है जाइगोमाइकोटिना के उदाहरण। सम इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स ऑफ जाइगोमाइकोटिना। पहला है उदाहरण 1 पाइलोबोलस। पाइलोबोलस में क्या होता है? पाइलोबोलस का जो सामान्य जाति है क्रिस्टेलिनस। यह क्या होता है? समल रागी कहते हैं इसको। क्या बोलते हैं? समल रागी कवक कहते हैं। ठीक है, इसके प्रसार कवक, मतलब इसको जो प्रसार करता है एक जगह से दूसरी जगह में भेजता है, उसको नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह अपने बीजाणुधानी को परिपक्व होने पर दूर फेंक देता है। जब इनमें बीजाणुधानी का निर्माण होता है और निर्माण होने के बाद वो पूर्णतः मैच्योर हो जाता है तो उस मैच्योर बीजाणुधानी को क्या कर देता है? वो दूर फेंक देता है अपने से। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? प्रसार कवक भी बोलते हैं। और जो कि क्या होता है? ऐसे कवक जो होते हैं वो गोबर आदि में विकसित होते हैं, इसलिए उन्हें क्या बोलते हैं? समल रागी कहा जाता है। उदाहरण 2 है, उदाहरण 2 की बात करेंगे राइजोपस। यह मुख्यतः एक मृतोपजीवी का कवक होता है जो सड़े गले कार्बनिक पदार्थों में उगता है। इस कवक को आसानी से नमी युक्त डबल रोटी पर उगाया जा सकता है। कभी आप लोग डबल रोटी को, जब ब्रेड होता है उसको क्या करेंगे? एक टिफ़िन में रख देंगे और उसको बहुत दिन तक वैसे ही पैक रखेंगे। ठीक है, जब कुछ दिन तक पैक रखने के बाद उसको खोल कर देखेंगे 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन के बाद, तो उसमें क्या होता है? हरे हरे रंग का वो स्पॉट दिखाई देने लगता है। ठीक है, उस स्पॉट को क्या बोलते हैं हम लोग? फफूंद बोलते हैं। इसको क्या, ये किसके कारण होता है? राइजोपस के कारण होता है। राइजोपस स्टेलोनिफर जो होता है इसकी सामान्य रूप से मिलने वाली जाति है। राइजोपस की कुछ अनेक जातियां जो होती है वो फलों एवं सब्जियों और मीठे फलों में जो होता है उसको क्या करते हैं? मृदु फल एवं मृदु विलगन नामक रोग उत्पन्न करती है। किसमें? फलों और सब्जियों में। उदाहरण 2 है म्यूकर। म्यूकर जो वर्गीकृत स्थिति में आता है ना, इसको म्यूकर को क्या बोलेंगे? वर्गीकृत स्थिति का क्या बोलेंगे? फंजाई का
प्रभाग है ये म्यूकर जो है, इसको क्या बोलेंगे, यूमाइकोटा। इसमें क्या होता है, जो फंजाई का कवक जगत का 2 भाग है ना, इसको माइकोटिक जाइगोमाइकोटिना क्या है। तब जाइगोमाइकोटिना देखने के पश्चात हम लोग आगे देखेंगे यूमाइकोटिना। यूमाइकोटिना में कहा क्या आता है, म्यूकर आता है। ठीक है, तो म्यूकर जो होता है इसमें क्या, जाइगोमाइकोटिना में जाइगोमाइसिटीज जो होता है वो क्या होता है, उसका गढ़ होता है म्यूकरेलेश, फिर उसका कुल होता है म्यूकोरेसी, और इसका जो जीनस है मतलब वंश है म्यूकर। अगर इसका हम लोग वर्गीकरण देखते हैं तो कवक जो है उसको 2 भागों में विभक्त किया गया। तो जो पहला भाग था वो हो गया, फिर दूसरा भाग है यूमाइकोटिना। यूमाइकोटिना का अगर प्रभाग देखेंगे तो फंजाई में आता है, कवक में आता है। ठीक है, कवक में आने के पश्चात ये क्या होगा, फंजाई में आने के बाद ये जाइगोमाइकोटिना नाम से डिवाइड होता है। जाइगोमाइकोटिना का जो वर्ग होता है वो क्या होता है, जाइगोमाइसिटीज होता है। जाइगोमाइसिटीज का गढ़ जो होता है वो म्यूकेरेलस होता है, और गढ़ के पश्चात यदि हम लोग देखेंगे, इसका क्लासिफिकेशन देखेंगे तो जो कुल होता है वो क्या होता है, म्यूकोरेसी होता है, और म्यूकेरेसी के पास जो वंश होता है वो क्या होता है, म्यूकर होता है। इसका जो प्राप्ति स्थान होता है, ऑक्यूरेंस, या फिर इसकी जो नेचर होती है वो क्या होती है, हैबिट या नेचर क्या होती है, देखते हैं। म्यूकर जो होता है वो सर्वव्यापी मृतोपजीवी कवक होता है, जो कि प्रायः नम स्लाइस ब्रेड पर या फिर पालतू पशु के जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनमें पाया जाता है। खाद्य पदार्थ मतलब क्या होगा आपका, जैम, जेली, सड़नशील भोज्य पदार्थ जो होते हैं उन पर क्या होता है, म्यूकर जो होता है तेजी से ग्रो करता है, वृद्धि करता है। इसे ब्रेड मोल्ड भी कहा जाता है। विश्व भर में इसकी लगभग 150 जातियां ज्ञात है तथा भारत में इसकी 17 जातियां मिलती है। रेसिमोसस तथा म्यूकर जो स्पाइनोसस होता है वो कार्बनिक पदार्थों से परिपूर्ण मिट्टी पर वृद्धि करते हैं। म्यूकर म्यूसिडो गोबर पर वृद्धि करता है। म्यूकर का जो जाति है म्यूसुडो वो किस पर वृद्धि करता है, गोबर पर वृद्धि करता है। म्यूकर म्यूसिडो और जेवेनिकस जो होता है और हिमेलिसिस आदि ये सामान्यतः भारत में मिलने वाली कवक की जातियां हैं। और इसकी कायिक संरचना देखेंगे तो म्यूकर का कवक तंतु शाखित होता है, देखो 2 भागों में बटा है। पट विहीन होता है, सेप्टम का अभाव होता है, पट की जो पट होता है उसका अभाव होता है, तथा बहुकेंद्र की अर्थात सिनोसिटिक होता है। इसमें केंद्र उनकी कोशिका जो होती है उनकी कोशिकाओं में केंद्रकों की संख्या अधिक होती है, एक नहीं होती, एक से अधिक होती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सिनोसिटिक बोलते हैं। कवक का जो तंतु होता है वो सफ़ेद होता है तथा अधो स्तर की सतह पर तेजी से वृद्धि करता है। ठीक है, उसका जो तंतु होता है ऊपरी भाग जो होता है वो क्या होता है, व्हाइट कलर का होता है, सफ़ेद कलर का होता है, और ये क्या कहता है, अधो स्तर पर जो सबस्ट्रेट टर्म होता है मतलब निचले भाग से ये जल्दी वृद्धि करता है। म्यूकर से संबंधित कुछ तथ्य देखते हैं। एक भीगी हुई स्लाइड के ब्रेड को 24 घंटे खुला छोड़ देने पर उसके पश्चात 2-3 दिन ढक कर रख देने से क्या होता है, स्लाइड्स के ब्रेड साइड्स के ऊपर क्या होता है, कवक तंतुओं का जाल निर्मित हो जाता है। म्यूकर में विषम जालिकता की खोज किसने की थी, ब्लैक्सली नामक वैज्ञानिक ने 1904 में किया था। जो म्यूकर की जातियाँ हैं वो किसमें होती है, अचार में, जेली में, जैम में, चीज़ में, ब्रेड में आदि पर संक्रमित कर उनको खराब कर देती है। म्यूकर जो होता है, म्यूकर रोक्साई का उपयोग किसमें किया जाता है, औद्योगिक स्तर पर स्टार्च को शर्करा में बदलने के लिए, औद्योगिक इंडस्ट्रियल बेस्ड पर क्या करते हैं, जो स्टार्च होता है उस स्टार्च को किसमें, शर्करा में बदलने के लिए, ग्लूकोज में बदलने के लिए क्या करते हैं, उसका उपयोग करते हैं। किसका, म्यूकर रोक्साई का। म्यूकर जेवेनिकस का उपयोग किसमें किया जाता है, एल्कोहलिक किण्वन का जो कार्य होता है उसमें किया जाता है। म्यूकर में प्रजनन की 3 प्रकार होती है, वर्धी प्रजनन, अलैंगिक प्रजनन और लैंगिक प्रजनन। वर्धी प्रजनन जो होता है वह प्रायः फ्रेगमेंटेशन के कारण होता है, विखंडन के कारण होता है। इनमें क्या होते हैं, जो तंतु होते हैं वो छोटे छोटे भागों में बढ़ जाते हैं और पुनः वृद्धि करके नए तंतुओं का निर्माण कर लेते हैं। देन है अलैंगिक प्रजनन।
ये अलैंगिक प्रजनन किन विधियों द्वारा होता है देखते हैं। पहला है ऑडिया द्वारा, बाई ऑडिया। ऑडिया जो होता है वो अलैंगिक प्रजनन में म्यूकर जो होता है वो अनुकूल परिस्थितियों में होता है। इसमें क्या होता है, जो भोज्य पदार्थ की अधिकता जो अधोस्तर होती है उस पर वृद्धि करते हैं, नीचे से वृद्धि करते हैं, ठीक है। ये क्या करता है, छोटे छोटे बहुनाभिकीय खंडों में टूट जाता है। जो कवक होता है वो छोटे छोटे बहुनाभिकीय, मतलब उनमें बहुत सारे नाभिक होते हैं, केंद्र होते हैं, उसमें वो टूट जाता है। और क्या होता है, प्रत्येक प्रोटोप्लाज्म से पृथक होने के पश्चात एक गोलाकार होकर आइडिया बनाते हैं। इस आइडिया पतली भित्ति वाली तथा मध्यस्थ रचना के रूप में विकसित होती है। अनुकूल परिस्थितियों में इनके अंकुरण से ही क्या हो जाता है, नए कवक तंतु का निर्माण हो जाता है। फिर है क्लेमाइडोस्पोर्स द्वारा। प्रतिकूल परिस्थितियों के आगमन पर क्या होता है, जो म्यूकर होता है वो उसके मध्यस्थ भागों में स्थित जीव द्रव्य जो होते हैं वो कुछ कुछ अंतरालों पर होकर संघनित हो जाते हैं। उनके जो प्रोटोप्लाज्म होते हैं वो कुछ कुछ दूर पर आकर संघनित हो जाते हैं और मोटी भित्ति वाली संरचनाओं के रूप में रूपांतरित हो जाते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, क्लेमाइडोफोर बोलते हैं, क्लेमाइडोस्पोर बोलते हैं, ठीक है। जब अनुकूल परिस्थितियाँ आती है तो क्लेमाइडोस्पोर क्या होकर अंकुरित हो जाता है और नए कवक जाल का निर्माण करता है। तीसरा है बीजाणुओं द्वारा। यह अलैंगिक प्रजनन की सबसे सामान्य विधि मानी जाती है। या इसमें क्या होता है, जब अनुकूल स्थिति आती है, जब कवक को लगता है कि उनकी अनुकूल स्थिति आ गई, उनके अनुसार स्थिति होती है, तो भोज्य पदार्थों की प्रचुर उपलब्धता के कारण क्या होता है, बीजाणुओं का निर्माण होता है। जिसमें भोज्य पदार्थों की प्रचुर मात्रा होती है उसमें क्या होता है, बीजाणुओं का निर्माण होता है। प्रत्येक बीजाणु का जो क्या होता है, जो भित्ति होता है वो क्या होता है, गोल आकार का होता है या फिर अंडा आकार का होगा। उनका जो भित्ति होगा गोल होगा या फिर अंडा आकार का होगा, ठीक है। यह समूह जो होता है वो बैलून के अंदर जो रचना बनता है ना उसके जैसा दिखाई देता है, जिसको क्या बोलते हैं, बीजाणुधानी स्पोरेंजियम कहते हैं। प्रत्येक जो बीजाणुधानी होता है, मतलब जिसमें बीजाणुओं का निर्माण होता है, उसमें क्या होता है, आधारी क्षेत्र में अर्धचंद्राकार रचना विकसित होती है, जिसे क्या बोलते हैं, अर्धचंद्राकार रचना विकसित होती है, जिसे क्या बोलते हैं, कॉल्यूमेला कहते हैं। यह बंध्य होता है। बीजाणुओं के निर्माण के कुछ समय जो के पश्चात क्या होता है, जो कवक होता है उसका तंतु जो होता है वायवीय होकर वह हवा में ऊपर उठकर क्या करने लगते हैं, आगे बढ़ने लगते हैं। इनका जो अग्रसिरा होता है, मतलब यहाँ से क्या होगा, ये ऐसे उठना शुरू करते हैं, तो जो इसका अग्रसिरा होता है वो क्या होता है, जीव द्रव्य के एकत्रीकरण के कारण थोड़ा फूल जाता है, और फूलने के कारण क्या होता है, इसको बीजाणुधानी कहते हैं। फूले हुए तरुण बीजाणुधानी में शीर्ष की ओर स्थित जो परिधीय क्षेत्र होता है, मतलब देखो ये क्या है, ये वायवीय भाग है, यहाँ से कवक का कुछ तंतु ऊपर हुआ, इसका आधारीय भाग क्या दिखाई देता है, फूला हुआ दिखाई देता है। फूला हुआ क्यों दिखाई देता है, क्योंकि इसमें जो जीव द्रव्य होते हैं वो जाकर क्या हो जाते हैं, इसके एकत्रित हो जाते हैं। इनका जो परिधीय भाग होता है, मतलब जो साइड का भाग होता है, वहाँ पर क्या होते हैं, केंद्रक आकर विन्यस्त हो जाते हैं, लग जाते हैं, ठीक है। केंद्रक रहित परंतु रिक्तिका युक्त गुंबदाकार जीव द्रव्य का कोशिका द्रव्य क्षेत्र रह जाता है, जिसे क्या बोलते हैं, कॉल्यूमेला। तो ये जो खाली स्थान होता है जिसमें से केंद्रक परिधीय भाग में आ गया है, तो ये पूरा क्षेत्र क्या हो जाता है, रिक्तिका की स्थिति के कारण गुंबदा आकार का हो जाता है, गुंबद जैसा संरचना दिखाई देता है, और इसे क्या बोलते हैं, कॉल्यूमेला कहते हैं। जब जो शीर्ष पर स्थित जो केंद्रक होता है वो क्या करता है, जीव द्रव्य जो होता है वो प्रत्येक केंद्रक को थोड़ा थोड़ा जीव द्रव्य के साथ एक एक केंद्रकीय और पतली भित्ति वाली रचना के रूप में परिणित, मतलब चेंज करता जाता है। ये जो परिधीय भाग में केंद्रक है वो क्या होता है, थोड़ा थोड़ा जीव द्रव्य लेता है और एक पतली भित्ति वाली संरचना का निर्माण कर लेता है, ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं, स्पेंटो जियोस्पोर कहते हैं। बीजाणुओं के निर्माण में संलग्न जो बीजाणुधानी होता है, बीजाणुओं के निर्माण में जो संलग्न बीजाणुधानी होता है उसका जो क्षेत्र होता है वो फर्टाइल रीजन होता है, उर्वर क्षेत्र होता है ना। इसको क्या बोलते हैं, इसके निर्माण के समय उर्वर क्षेत्र का जो जीव द्रव्य होता है वो धीरे धीरे बहुभुजाकार पॉलीगोनल होते जाता है और उनमें विभक्त होते जाता है। मतलब बहुत सारे जो केंद्रक है वो पतली भित्ति की संरचना के साथ धीरे धीरे ग्रो करके वो बहुत पॉलीगोनल क्षेत्रों में विभक्त हो जाते हैं। प्रत्येक खंड में क्या होता है, 2 से 10 केंद्रक होते हैं जो कि बाद में बीजाणुओं में परिवर्तित हो जाते हैं। तो प्रत्येक खंड होता है उसमें क्या होते हैं, जो परिवर्तित हो जाते हैं। उसके बाद जो बीजाणुधानी होता है, प्रत्येक जो बीजाणुधानी होता है उसमें क्या होता है, पॉलीगोनल क्षेत्र जो होता है उसमें बीजाणुओं की संख्या क्या होती है, बीजाणुओं में केंद्रकों की संख्या 2 से 10 तक होती है। बीजाणुधानी का रंग जो होता है वो आरंभ में पीला होता है, फिर बाद में धीरे धीरे काला हो जाता है ना। जब स्टार्टिंग होता है वो जब प्री मैच्योर होता है तब उसका रंग कैसा होता है, पीला रंग होता है। उसके बाद याद उसका रंग क्या हो जाता है, धीरे धीरे काला हो जाता है। बीजाणुधानी के परिपक्व हो जाने की स्थिति में जब बीजाणुधानी पूर्ण रूप से परिपक्व हो जाता है
है तो जल की अवशोषण होने के कारण कॉल्यूमेला फूलने लगता है। जो कॉल्यूमेला बनता है वो क्या होता है, धीरे धीरे फूलने लगता है। क्यों? क्योंकि वो अब जल अवशोषित कर रहा है, जल को अपनी ओर खींच रहा है, अपने अंदर घुसा रहा है। और दबाव पड़ने के कारण जो बीजाणुधानी होती है, जब वो फैलता जाता है ना, तो परिधि भाग में क्या होता है, बीजाणुधानी होता है। और जब उसमें पानी अवशोषित होता है, उसमें जगह डेंसिटी कम होने लगती है, तो वो फटने की कगार में आ जाता है और वो फट जाता है, जिससे क्या होता है, बीजाणु जो होता है वो स्वतंत्र हो जाते हैं। ये बीजाणु जो होते हैं वो जल की सहायता से या फिर उपयुक्त माध्यम के द्वारा क्या होता है, वो अपने स्थान पर पहुंचते हैं, जहां वो अंकुरित होकर नए कवक जाल का, नए माइसीलियम का निर्माण कर लेते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। इस तरह म्यूकर की नई पीढ़ी का निर्माण अलैंगिक विधि द्वारा चलता रहता है। देन है अलैंगिक विधि के द्वारा वर्धी प्रजनन और अलैंगिक प्रजनन के पश्चात लैंगिक प्रजनन। म्यूकर में जो लैंगिक जनन की क्रिया होती है वो बहुकेंद्र की युग्मक धानियों के संयोजन द्वारा होती है। बहुकेंद्रक वाला युग्मक जो धानी होता है उसके संयोजन द्वारा लैंगिक प्रजनन की क्रिया होती है। इसमें क्या होता है, जो दोनों युग्मक धानियाँ होते हैं वो बाह्य स्वरूप से समान होते हैं, परंतु ये कारिकीय रूप से भिन्नता प्रदर्शित करते हैं। इनमें क्या होता है, जो आकार होता है वो समान होता है, लेकिन जो कार्य होता है उनका अलग अलग होता है। इन्हें क्या करते हैं, धन प्रभेद एवं ऋण प्रभेद के नाम देकर सूचित किया जाता है। यह स्थिति अर्थात एक ही जाति में सुकाइयों का लैंगिक रूप से दो विपरीत प्रभेदों में होना विषम जालिकता कहलाती है। एक ही सुकाय में एक ही थैलस पर स्थित दो अलग अलग प्रकार की जो जाति में सुकायों में जो लैंगिक रूप से दो विभेद होते हैं, अलग अलग प्रकार के विभेद उत्पन्न होते हैं, उसके कारण इसको क्या बोलते हैं, विषम जालिकता कहते हैं। अर्थात म्यूकर जो होता है वो विषम जालिक होता है, चूंकि म्यूकर में दो युग्मक का संयोगमन नहीं होता है। जैसे कि लैंगिक विधि में दो युग्मकों के बीच संलयन होता है, लेकिन म्यूकर में नहीं होता। इसमें क्या होता है, जो दो युग्मक धानियाँ होती हैं उनके बीच में आपस में संलयन होता है। इस प्रक्रिया के युग्मक धानीय संयुग्मन कहलाती है। लैंगिक जनन के समय जब धन प्रभेद एवं ऋण प्रभेद के दो कवक सूत्र जब एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, मतलब धन प्रभेद और ऋण प्रभेद जो होता है वो मादा युग्मक और नर युग्मक के भांति कार्य करते हैं, और उनके जो युग्मक धानियाँ होती है वो जब आपस में संपर्क में आते हैं तो उन कवक तंतुओं के संपर्क स्थल से अभिवृद्धियाँ निकलती है, आउट ग्रोथ निकलती है। जब दोनों के बीच संपर्क होता है तो वहाँ से एक दो मतलब कुछ जो होती है आउट ग्रोथ निकलता है, कुछ अभिवृद्धियाँ देखने को मिलती है, जिसको क्या बोलते हैं, प्राक युग्मक धानियाँ। जब दो बीजाणु धानियों के दो बीजाणु धानी के संपर्क में आने से, संलयन में आने से क्या निकलती है, तंतुओं की अभिवृद्धियाँ निकलती है, उसको क्या बोलते हैं, प्राक्री युग्मक धानियाँ, पैरोगेमेटेजियम कहते हैं। इसके अग्र सिरे जो होते हैं वो भी फूले हुए होते हैं। इनमें क्या होता है, फूले हुए क्यों होते हैं, क्योंकि इनमें जीव द्रव्य एकत्रित हो जाता है। अब इसमें प्राक धानियाँ जो होते हैं, मतलब जो दोनों के मतलब दोनों के संलयन से, दोनों बीजाणु धानी के संलयन से आपस में, दोनों प्रभेद वाले बीजाणु धानी के संलयन से आपस में जो प्राक वृद्धियाँ हुई हैं उनका जो वृद्धि होती है वो एक दूसरे से एक साथ वृद्धि करते हैं तथा एक दूसरे के अग्र सिरे को स्पर्श करते हैं। जो देखो उसमें क्या होता है, प्राक वृद्धि निकली यहाँ से, है ना, तो इनके जो सिरे होते हैं वो आपस में एक दूसरे को टच करते रहते हैं, एक दूसरे को छूते रहते हैं, स्पर्श करते हैं। इसी समय जो एक अनुप्रस्थ भित्ति होती है ना, जो ऊपर वाली भित्ति होती है, बनने से दोनों प्राक युग्म की धानियों में अग्र भाग जो होता है और पश्च भाग निलंबक जो होते हैं वो बन जाते हैं। युग्मक धानी को क्या बोलते हैं, सिनोगेमिट बोलते हैं, क्योंकि परिपक्व होने के बाद दोनों युग्मक धानियाँ के स्पर्श स्थान जो होती है, जब मैच्योर्ड हो जाता है युग्मक धानियाँ और जब एक दूसरे से स्पर्श करती हैं तो स्पर्श जो भित्ति होती है वो अपने आप लुप्त हो जाती है, उसका नष्ट हो जाता है, विनाश हो जाता है। और जो संयोजन की क्रिया होती है, दोनों के स्पर्श होने के कारण वो जुड़ जाते हैं। फलस्वरूप दोनों युग्मक धानियाँ जो होती हैं उनके जो केंद्र होते हैं वो संयुग्मित हो जाते हैं और यूजाइगोस्पोर्स का युग्माणु का निर्माण करते हैं। ये जो युग्माणु होता है वो कुछ महीनों तक विश्राम करता है, रेस्ट सिचुएशन में होता है। उसके बाद अनुकूल परिस्थितियों के आगमन के बाद जो युग्माणु स्पोर होता है वो क्या करता है, युग्माणु जो होता है वो अर्धसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होता है और उसके बाद युग्माणु अंकुरण करना प्रारंभ कर देता है। अंकुरण के समय युग्माणु की जो बाह्य भित्ति होती है वो फट जाती है और फटने के कारण जो अंतःभित्ति होती है, जिसको क्या बोलते हैं, प्रोमाइसिलियम के रूप में बाहर आ जाती है।
ठीक, दो युग्माणुधानी मिले, दो युग्माणुधानी के मिलने से क्या हुआ, उनके जो बीच में भित्ति थी, उनके स्पर्श करने के बाद जो भित्ति थी, है ना, उनका जो भित्ति था वो अपने आप नष्ट हो गया, और नष्ट होने के पश्चात दोनों के जो जीवद्रव्य में उपस्थित केंद्रक थे वो आपस में मिल गए, क्योंकि ये परिधीय भाग में आ गए थे, आपको पहले ही पता है। फिर जब दोनों केंद्रक आपस में मिल गए तो किसका निर्माण किए, युग्माणु का निर्माण किए, जाइगोस्पोर का निर्माण किए, और जो जाइगोस्पोर था दोनों के संलयन के पश्चात जो निर्माण हुआ था उसमें क्या हुआ, अर्धसूत्रीय विभाजन होना प्रारंभ हो गया। और अर्धसूत्रीय विभाजन के फलस्वरूप क्या हुआ, ये जब उसके बाद अंकुरण करने लगा, और अंकुरण करने के बाद उसकी जब वो मैच्योर होता गया, अंकुरण करते गया, फिर उसके बाह्य भित्ति फट गई, और अंतः भित्ति जो थी वो प्रोमाइसिलियम के रूप में बाहर आ गई। बाह्य भित्ति फट जाने के कारण जो अंतः भित्ति था वो ऊपर आ गया, और इसका जो अग्रसिरा था वो क्या हुआ, अग्रसिरा अलैंगिक जनन विधि की भांति युग्माणु बीजाणुधानी एवं बीजाणु बनाता है, लेकिन इसमें बनने वाले 50% बीजाणु जो होते हैं वो धन प्रभेद वाले होते हैं, और 50% जो बीजाणु होते हैं वो ऋण प्रभेद वाले होते हैं। म्यूकर जो होता है वो म्यूसिडो के सभी बीजाणु एक ही प्रकार यानी तो धन प्रभेद के होंगे, या जो म्यूकर म्यूसिडो होता है, म्यूकर का जो प्रजाति है उसमें क्या होता है, उसमें जो बीजाणु होते हैं या तो धन प्रभेद के ही होंगे या फिर ऋण प्रभेद के लिए होंगे। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि जो बीजाणु होते हैं उनके निर्माण से पहले एक केंद्रक को छोड़कर जो बाकी सारे केंद्रक होते हैं, ये क्या होते हैं, बहुकेंद्र की होते हैं म्यूकर जो होते हैं, तो इसमें जो एक केंद्रक होता है उसको छोड़कर जो बाकी सारे केंद्रक होते हैं वो धीरे धीरे अपने आप समाप्त हो जाते हैं, तथा बचे हुए एक अगुणित केंद्रक से ही क्रमिक समसूत्री विभाजन के पश्चात अनेक संख्या में लेकिन एक ही प्रकार के बीजाणु बनते हैं। बीजाणु जो होते हैं वो स्वतंत्र होकर अंकुरित होते हैं तथा नए सिंथेटिक का कवक जगत के रूप में परिणित हो जाते हैं। म्यूकर की कुछ जो जातियां होती है वो कभी कभी युग्मकधानी आपस में संयुक्त नहीं हो पाती, तथा प्रत्येक युग्मकधानी जो होता है वो अनिषेक जनन रीति द्वारा विकसित होकर मोटी भित्ति या फिर एजाइगोस्पोर्स का निर्माण कर देती है। यह जो एजाइगोस्पोर्स होता है वो साधारण युग्माणुकों के समान होता है, साधारण जाइगोस्पोर्स के समान होता है। ठीक है, यदि आपको म्यूकर में पाए जाने वाले प्रजनन विधि के बारे में पूछेंगे तो पहले बताएंगे आप वर्धी विधि के बारे में, जो वर्धी प्रजनन होता है, फिर दूसरा अलैंगिक प्रजनन की डिटेल्स देंगे, और अलैंगिक प्रजनन के बाद आप जो लैंगिक जनन होता है उसकी डिटेल्स देंगे, और इस साइकिल को आप बता सकते हैं। म्यूकर का जीवन चक्र कैसा होता है, म्यूकर के जीवन चक्र प्रणाली जो होता है वो समस्त अवस्थाओं का अध्ययन करे तो जो वो तंतु होता है वो अलैंगिक बीजाणुधानी तथा अचल बीजाणु आदि सभी अवस्थाओं से अगुणित प्रकृति वाले होते हैं, मतलब हैप्लॉइड स्थिति में होता है। जब द्विगुणित रचना के रूप में जाइगोट तथा जाइगोस्पोर्स का प्रतिनिधित्व करता है, मतलब अगुणित होने के पश्चात जब संलयन होता है और वो द्विगुणित के भांति प्रतिनिधित्व करता है, तो इस प्रकार जो म्यूकर होता है वो अगुणित अवस्था में प्रभावित होता है तथा हैप्लॉन्टिक प्रकार का जीवन चक्र प्रदर्शित करता है।